अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम हमारे तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए आज एक नए सबक की शुरुआत करते हैं और ये हमारा नया सबक है जमात हफ्तुम का मजमून तारीख का मराठा हुकूमत की तौसी। इस सबक से मुताल्लिक आज हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। इस सबक में कई बातें बताई गई है। सबसे अहम यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मराठा हुकूमत किस तरह बढ़ी, उसका फैलाव किस तरह हुआ, ये सब आज हम इस सबक में देखेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सबक की शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको तस्वीर में 3 तस्वीर नज़र आ रही है। पहली मुग़ल दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीर में, दूसरे मराठा और तीसरा एक नक्शा दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत में ऐसा था कि मुग़ल जो सल्तनत थी वो काफ़ी बड़ी थी और मुग़लों का दबदबा बेहतर था। मराठे इनसे पीछे हटते थे और अपनी हिफाजत उनसे किया करते थे। लेकिन आगे मराठों ने चढ़ाई की और मुग़लों ने अपना बचाव किया और धीरे धीरे मराठा हुकूमत बढ़ती चली गई। जैसा कि आप नक्शे में भी देख सकते हैं कि किस तरह से मराठा हुकूमत जो है तो बढ़ गई है वहाँ पर। ये सब 18वीं सदी के निस्फ में हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि 1701 से लेकर 1799 तक का जो पीरियड था वो 18वीं सदी का है। और उसके बीच में यानी 1750 के बाद से ये काम मराठों का जो बढ़ना था, मराठा हुकूमत का बढ़ना था, ये सब शुरू हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे शाहू महाराज की रिहाई, कि शाहू महाराज किस तरह से मुग़लों के कब्ज़ों से आज़ाद हुए। उस वक्त जब शहंशाह औरंगज़ेब उनका इंतकाल हुआ तो उनके जो लड़के थे उनमें जो है रस्साकशी शुरू हो गई, यानी तख्त पर बैठने के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उस वक्त जो शहज़ादा आलम थे, शहज़ादा आज़म, वो जुनूब में थे और शाहू महाराज उनके कब्ज़े में थे। अब जुनूब से ये दिल्ली की तरफ रवाना हुए ताकि वो भी तख्त पर बैठ सके, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा कि अगर महारानी ताराबाई को, अगर शाहू महाराज को छोड़ दिया जाए तो वो महारानी ताराबाई और शाहू महाराज में लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाहू महाराज को रिहा कर दिया ताकि ये आपस में लड़े और लड़ने के बाद ये जो है तो मराठा हुकूमत जो है तो कमज़ोर हो जाए। लेकिन बात आप लोगों को ये समझना चाहिए कि महारानी ताराबाई कौन थे और शाहू महाराज से वो क्यों लड़ती थी। तो इससे पहले वाले सबक में ये बताया गया है कि महारानी ताराबाई जो थी वो छत्रपति राजाराम की बीवी थी और शाहू महाराज छत्रपति संभाजी के बेटे थे। तो ताराबाई का मानना ऐसा था कि उनका जो छोटा लड़का था वो हुकूमत करेगा मराठा हुकूमत पर, जबकि संभाजी के जो लड़के थे शाहू महाराज, वो चाहते थे कि वो खुद हुकूमत करे। तो इस तरीके से यानी आपसी ख़ानदान में ही जो है तो ये झगड़ा शुरू हो गया था। यहाँ पर एक बात और ये समझना ज़रूरी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के
संभाजी थे और राजाराम, ये 2 लड़के थे। तो इन दोनों में से छत्रपति संभाजी के बाद छत्रपति शाहू महाराज बने राजा। इसलिए समझने की जरूरत है कि जब छत्रपति शाहू महाराज ऑलरेडी राजा बने हुए थे तो ताराबाई को लगा कि नहीं, उनका लड़का जो आगे चलकर उसी नाम का है, छत्रपति शिवाजी नाम के जो थे, लेकिन वो बहुत छोटे थे अभी, तो वो राजा बनना चाहिए। इस वजह से जो है तो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तो यही सब जो है तो आगे हम देखेंगे अभी क्या होता है। शाहू महाराज की ताजपोशी, है ना। और जैसे ही शाहू महाराज को रिहाई मिली तो शाहू महाराज महाराष्ट्र में आए, वापस आए महाराष्ट्र में। और उसके बाद कुछ मराठा सरदार उनसे मिले, लेकिन ताराबाई ने छत्रपति के ओहदे के लिए शाहू महाराज का हक तस्लीम नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि शाहू महाराज जो संभाजी के लड़के थे वो तख्त पर बैठे, वो अपने लड़के को तख्त पर बैठाना चाहती थी। इसलिए जिला पूना में भीमा नदी, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, एक नदी नजर आ रही है आप लोगों को, तो ये भीमा नदी है। वहां पर एक मुकाम था खेड़। खेड़ के मुकाम पर ताराबाई और शाहू महाराज की फौजों में जंग हुई, लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शाहू महाराज को फतेह मिली और उन्होंने सतारा पर कब्जा करके, सतारा जो नक्शे में आप लोगों को नजर आ रहा है राइट साइड पर ब्लू कलर का हल्का सा निशान दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के अंदर, वो महाराष्ट्र का एक जिला है अभी। तो वहां पर सतारा में उन्होंने अपनी ताजपोशी करवाई। अब वो राजा बन गए यहाँ के और मराठा हुकूमत की जो राजधानी थी अब सतारा जो है तो बन गई। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से शाहू महाराज रिहा हुए, महाराष्ट्र वापस आए। वापस आने के बाद ताराबाई और शाहू महाराज की फौजों में लड़ाई हुई और शाहू महाराज जीत गए और उन्होंने अपनी ताजपोशी करवाई। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि ताराबाई और शाहू महाराज के दरमियान क्यों लड़ाई होती थी, ये लड़ाई कुछ दिनों तक चलती भी रही और 1710 में रानी ताराबाई ने पन्हाला का जो किला आप लोगों को नजर आ रहा है, पन्हाला फोर्ट, वहां पर अपने कमसिन बेटे यानी अपने छोटे बेटे को उन्होंने, जिसका नाम था छत्रपति, जिनका नाम था शिवाजी दुवम, इनको जो है छत्रपति बनाने का ऐलान किया। इसी वक्त से मराठा शाही में सतारा के अलावा कोल्हापुर की आज़ाद रियासत भी जो है तो वजूद में आई और शाहू महाराज के तवील उम्र मुगलों की छावनी में गुजरी, इसलिए उन्हें मुगलों की सियासत को करीब से देखने का मौका मिला। मुगलों और बिलखुसूस शुमाली भारत की सियासत के दाव पेच इनकी समझ में आ गए थे। मुगलों की ताकत और कमज़ोरियों से वो वाकिफ़ थे कि मुगलों की कौन कौन सी कमज़ोरियां हैं, मुगलों की ताकत क्या है और शुमाली भारत में क्या क्या होता है, तमाम चीज़ों से वो वाकिफ़ थे। इसके अलावा मुगल दरबार के बासर लोगों से भी इनका तारुफ हो चुका था, यानी वो मुगल दरबार के जो बड़े बड़े लोग थे उनसे भी, उनको भी वो जो जानते थे शाहू महाराज। इसलिए बदलते हालात में मराठों की सियासत का रुख तय करने में इन सब बातों को बहुत फ़ायदा हुआ। उन्हें जो है तो फ़ायदा मिला ये तमाम चीज़ों से। कई सालों तक वो मुगलों के कब्ज़े में थे, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया और तमाम चीज़ों से वो वाकिफ़ हुए। जैसा कि आप लोग तस्वीर में सब देख सकते हैं, एक तरफ सतारा है, एक तरफ कोल्हापुर है। सतारा में जो है तो शाहू महाराज ने अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन उसी के नीचे जो कोल्हापुर है वहाँ पर
ताराबाई थी, तो ताराबाई ने अपनी रियासत अलग से बना ली थी अपने इलाके, और वहां पर उनके जो छोटे लड़के थे ताराबाई के, उन्होंने उसको राजा बना दिया कि अब छत्रपति ये रहेंगे। जबकि जो इन्हीं के शाहू महाराज जो थे, संभाजी के लड़के, उन्होंने अपना काम अलग किया। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो खानदान में चल रही थी। यहाँ पर हम देखेंगे अब कि मराठों को ये पता हो गया था कि औरंगज़ेब, उनकी हिकमत अमली क्या है, औरंगज़ेब किस तरह से मराठा हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं, ये वो समझ चुके थे। तो इन्होंने एक हिकमत अमली तैयार की, एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम मुग़लों की हिफाजत करते हुए अपनी हुकूमत को भी जो है तो धीरे धीरे बढ़ाएं। अब मुग़लों की हिफाजत इसलिए क्योंकि मुग़लों के ऊपर बाहर के मुल्क से बहुत सारे लोग और अंदरूनी लोग भी लड़ाइयाँ मुग़लों से किया करते थे। उस वक्त तो मुग़ल हुकूमत बहुत बड़ी थी, इसलिए मराठों ने सोचा कि हम इनकी हिफाजत करते हुए अपना काम करेंगे, यानी अपनी हुकूमत को भी जो है तो हम बढ़ाएंगे। यानी नई इबादतगाह बनाने से जो सवाब मिलता है, वही सवाब पुरानी इबादतगाह को दोबारा तामीर करने पर भी मिलता है। यही उसूल मराठों की इस नई हिकमत अमली की बुनियाद थी, यानी कि हम अपनी हुकूमत को, जो हमारी हुकूमत है, हम उसको ही बढ़ाएंगे धीरे धीरे मुग़लों की हिफाजत करते हुए, तो हमारा असर और रसूख भी बढ़ेगा और आगे हमको फ़ायदा भी होगा। ऐसी हिकमत अमली इन्होंने तैयार की। मुग़लों को जिस तरह से शुमाल मगरिब में, आप लोग देख सकते हैं नक्शे में, शुमाल मगरिब में पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, तो उस तरफ से, और अफ़गानिस्तान के नीचे इधर पाकिस्तान के बाजू में ईरान है, तो वहाँ से बहुत सारी जो ताकतें थी वो आती थी और हिंदुस्तान पर हमला करते थे, मुग़लों पर हमला करते थे। इसी तरह पठान, राजपूत, जाट, रोहिले, ये लोग भी जो है तो मुग़लों को सताते थे, बार बार हमला किया करते थे। इसलिए मुग़ल जो ताकत थी वो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो रही थी, और इसके लिए दिल्ली को, यानी जो मेन हुकूमत थी मुग़लों की, उनको मराठों की मदद की ज़रूरत थी। और मराठों ने यही किया कि उनकी मदद की, यानी मुग़लों की मदद की, और साथ ही साथ बहुत सारी सहूलियात उनसे हासिल की, और अपनी हुकूमत को भी जो है तो बढ़ाते चले गए। अब हम देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ कौन थे और इन्होंने क्या काम किए। तो जब शाहू महाराज कैद से आज़ाद हुए, मुग़लों की कैद से, तो उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, यानी मेन आदमी जो है तो बनाया, ताकि वो हुकूमत को जो है तो संभाल सके। और बालाजी का जो ताल्लुक़ था, आप लोग बीच वाली तस्वीर में देख सकते हैं बालाजी विश्वनाथ को। इनका ताल्लुक़ जो है कोकन का एक इलाका है जिसका नाम है श्रीवर्धन, वहाँ के ये रहने वाले थे। वो बहुत ही फ़र्ज़ शनास, यानी बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया करते थे, तजुर्बेकार भी थे। इसने कई सरदारों को इस बात पर मनवाया कि, यकीन दिलाया कि शाहू महाराज जो है वो मराठा हुकूमत के असल वारिस है ना। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत से भी काम किए। कान्होजी आंग्रे, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, कान्होजी आंग्रे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो कान्होजी आंग्रे जो है मराठा बहरी बेड़े के सरबराह थे, यानी बड़े थे, और अभी वो ताराबाई की हिमायत में थे। तो अब जाहिर सी बात है वो ताराबाई की हिमायत कर रहे थे, जबकि बालाजी विश्वनाथ शाहू महाराज की हिमायत कर रहे थे। अब दोनों में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने ऐसा नहीं किया। बालाजी विश्वनाथ ने कान्होजी आंग्रे को
अपनी बातों से समझा लिया और इस वजह से दोनों की हिमायत जो है तो शाहू महाराज को हासिल हो गई। यानी कान्होजी आंग्रे भी जो है तो शाहू महाराज की हिमायत करने लगे। बहरी बेड़े का मतलब देख सकते हैं आप लोग, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं हमारे समुंदर के अंदर, जो हमारी समुंदरी जो सरहदें हैं उनकी जो हिफाजत की जाती है वो बहरी बेड़ों की मदद से की जाती है। उस वक्त शिवाजी महाराज ने भी कई बहरी बेड़े जो है तो तामीर करवाए और उसके बाद संभाजी महाराज आए, फिर शाहू महाराज आए, तो इन्होंने भी जो है तो बहरी बेड़ों की हिफाजत की। और उसके जो अभी सरबराह थे वो कान्होजी आंग्रे थे, लेकिन वो ताराबाई के उसमें चले गए थे। लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने उनकी हिमायत जो है तो शाहू महाराज के लिए उनको राजी कर लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चौथाई क्या होता है और सरदेशमुखी क्या होता है ना। चौथाई और सरदेशमुखी का परवाना यानी उसकी इजाज़त का मिल जाना। सबसे पहले हम चौथाई और सरदेशमुखी का जो है तो सरदेशमुखी की जो है तो बात समझेंगे। चौथाई यानी महसूल का 1/4 हिस्सा, यानी जितनी भी चीज़ है हमारे पास, जितना टैक्स है उसका एक हिस्सा यानी चौथाई, और सरदेशमुखी यानी कि उसका 10वां हिस्सा। आप लोग समझ सकते हैं, अगर पूरा एक चीज़ है तो उसका 1/4 यानी 4 में से 1 वो चौथाई कहलाएगा, और सरदेशमुखी यानी उसका 10वां हिस्सा, यानी एक चीज़ के 10 हिस्से करके एक हिस्सा देना, ये हुआ सरदेशमुखी का मतलब। तो ये जो है उस वक्त राइज था, टैक्स भी मिलता था, तो वो जिसकी हुकूमत होती थी उसको दिया जाता था। ये सब बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि महाराष्ट्र में शाहू महाराज का तख्त मजबूत करने के बाद बालाजी ने शुमाल की सियासत की जानिब तवज्जो दी, और शहंशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद दिल्ली में तो अफरा तफरी मच गई थी। दिल्ली आप लोग नक्शे में देख सकते हैं, वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी कि अब कौन हुकूमत करेगा, अब कौन हुकूमत करेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर अब्दुल्ला हसन और हुसैन अली नामी सैयद बरादरान का तसल्लुत कायम हो गया था। ये 2 भाई थे, अब्दुल्ला हसन और हुसैन अली, ये दोनों ने वहाँ पर जो है तो हुकूमत करना शुरू कर दी थी। इन दोनों की मदद से बालाजी ने 1719 में मुग़ल बादशाह से दक्कन के मुग़ल इलाकों में कुछ जगहों पर चौथाई और कुछ जगहों से सरदेशमुखी वसूल करने का परवाना हासिल कर लिया था। यानी हम वहाँ की हिफाजत भी करेंगे दक्कन के कुछ इलाकों की, और वहाँ से आप लोग हमें टैक्स की सूरत में चौथाई और सरदेशमुखी देना, ऐसी इजाज़त जो है तो शाहू महाराज के बालाजी विश्वनाथ ने वहाँ से हासिल कर ली थी। यही जो है तो यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को 3 तस्वीर नज़र आ रही है। एक तस्वीर में आप लोगों को बालाजी विश्वनाथ नज़र आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप लोगों को बाजीराव अव्वल नज़र आ रहे हैं, और एक नक्शा दिया हुआ है। तो बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे बाजीराव अव्वल, है ना। तो जब बालाजी विश्वनाथ का इंतकाल हो गया तो शाहू महाराज ने बाजीराव अव्वल को पेशवा बनाया। आप लोग बाजीराव अव्वल को देख रहे हैं। अब ये कब बने पेशवा, ये 1720 में जो है तो पेशवा बनाए गए, और इनकी पेशवाई के 20 वर्षों में मराठा हुकूमत काफ़ी मजबूत हो गई। इन्होंने मराठा हुकूमत को बढ़ाने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। आप लोग देख सकते हैं नक्शे में किस तरह से मराठा हुकूमत बढ़ गई थी। आप लोगों को तस्वीर में यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो एक तस्वीर जो पहली वाली है उनका नाम है निज़ामुल मुल्क, है ना। और
दूसरी जो तस्वीर है वो है चार मीनार की, जो हैदराबाद में है। तीसरी जो है तो पालखेड़ है। तो होता ये है कि जब बाजीराव अव्वल बन जाते हैं पेशवा, उसके बाद मुगल बादशाह फर्रुख शेर, इन्होंने निजामुल मुल्क को दक्कन का सूबेदार बनाया था। फिर क्या हुआ, वो हैदराबाद में अपनी ही हुकूमत बनाने लगे, नई हुकूमत, अलहदा हुकूमत। बादशाह ने मराठों को दक्कन में चौथाई और सरदेशमुखी तो हासिल करने की परवानगी दे दी थी, लेकिन निजामुल मुल्क ने उन्हें मना कर दिया। इस वजह से लड़ाई शुरू हो गई और पूना परगना के कुछ हिस्से जो है तो इसने जीत लिए, है ना। बाजीराव अव्वल ने निजाम को पसपा करने के लिए, यानी उससे लड़ने के लिए, औरंगाबाद से करीब एक पालखेड़ का, आप लोगों को नजर आ रहा है ऑरेंज कलर का एक डॉट नजर आ रहा है आप लोगों को, तो वो वहां पर इन दोनों के दरमियान जंग होती है। और इस जंग में औरंगाबाद से करीब पालखेड़ के मुकाम पर निजाम को शिकस्त तो हो जाती है। निजाम, जो निजामुल मुल्क आपको नजर आ रहा है, उसकी शिकस्त हो जाती है और बाजीराव अव्वल जो है तो जीत जाते हैं। और फिर उन्हें जो है तो चौथाई और सरदेशमुखी हासिल करने का हक दे दिया जाता है। बाजीराव ने समझ लिया था कि मुगल कुवत को कमज़ोर हो जाने की वजह से शुमाल में मराठा हुकूमत बढ़ सकती है, और शाहू महाराज ने इस ख्याल की हिमायत भी जो है तो की थी। यही जो है तो यहाँ पर बताया गया। अब धीरे धीरे बाजीराव जो है तो आगे की तरफ बढ़ रहे थे और वो अब गए मालवा की तरफ। मालवा जो मौजूदा मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, वो उस वक्त मुगलों के कब्जे में था और बाजीराव ने अपने भाई चीमाजी अप्पा को उनकी क़यादत में, यानी चीमाजी अप्पा की क़यादत में मल्हार राव होलकर, राणोजी शिंदे और उदयजी पवार को मालवा भेजा। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि इन लोगों को जो है तो उसने, यानी बाजीराव ने मालवा भेजा और जाकर अपनी खुद की फौजी जो छावनियाँ थी, जो चौकियाँ थी, उनको मजबूत किया ताकि आगे मुगलों से लड़ाई कर सके। अब बात आती है बुंदेलखंड की, है ना। बुंदेलखंड की बात आती है। मौजूदा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूबों में झांसी, पन्ना सागर वगैरह शहरों के आसपास का इलाका, यानी कि बुंदेलखंड, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर झांसी, पन्ना सागर वगैरह शहरों की जो आसपास का इलाका था, उसे बुंदेलखंड कहा जाता था। और बुंदेलखंड के जो राजा थे, छतरसाल ने, उनका नाम था छतरसाल, उन्होंने अपनी आज़ाद हुकूमत कायम कर ली थी। इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बनगश ने बुंदेलखंड पर हमला करके राजा छतरसाल को शिकस्त दे दी। तब छतरसाल ने बाजीराव से मदद की दरख्वास्त की। आप समझिए कि छतरसाल वहाँ के राजा थे बुंदेलखंड के, और मुगल जो सूबेदार था उसने, खान बंगश ने, उसने वहाँ पर हमला किया और छतरसाल को शिकस्त दे दी। छतरसाल ने जो मराठा राजा था बाजीराव को, और राजा बोल रहा हूँ, पेशवा को, बाजीराव पेशवा को बुलाया। बाजीराव बड़ी फौज के साथ बुंदेलखंड आए। उन्होंने बनगश को शिकस्त दी। छतरसाल ने बाजीराव की इज्जत अफजाई की। इस तरह मराठों ने मालवा और बुंदेलखंड पर भी अपनी बालादस्ती कायम कर ली, अपना रुआब कायम कर लिया, अपनी बढ़त को जो है तो वहां पर बढ़ाया। बाजीराव ने बादशाह से मालवा की सूबेदारी मांगी। बादशाह ने इस मुतालबे को नामंजूर कर दिया। इसलिए बाजीराव दिल्ली पर हमला करने की नीयत से 1737 में दिल्ली की सरहद पर पहुंच गए। तो ये तमाम चीजें जो है तो यहाँ पर
दिखाई गई है कि उन्होंने वहाँ पर बादशाह से, जो मुग़ल बादशाह थे वहाँ पर, उनसे कहा कि अब हमें यहाँ की सूबेदारी दी जाए मालवा की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए जो है तो उनसे जंग करने के लिए सरहद पर पहुंच गए वहाँ पर। यहाँ आप लोगों को एक लड़का नज़र आ रहा है और कहता है कि क्या आप जानते हैं, जब छत्तर ने मदद के लिए बाजीराव को खत लिखा, इस खत में उसने लिखा कि जोगत आह गंजीदर की वो गत आई है आज, बाजी जान बुंदील की बाजी राखो लाज। इसका मतलब ये हुआ, मेरी हालत इस हाथी की सी है जिसके पाँव को मगरमच्छ ने पकड़ रखे हैं। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, अब मेरी लाज रखने वाला तू ही है। ऐसा एक लेटर, ऐसा एक खत बाजीराव को जो है तो ये 76 साल जो है तो भेजते हैं कि आप मेरी मदद के लिए जो है तो आप आओ। यहाँ ऐसा दिखाया गया है। अब इसके बाद भोपाल की लड़ाई होती है। बाजीराव के हमले की वजह से बादशाह परेशान हो उठा था। इसने दिल्ली की हिफाजत के लिए निज़ाम को बुलवा लिया। निज़ाम एक बड़ी फौज के साथ बाजीराव के खिलाफ चल पड़ा और बाजीराव ने भोपाल में से शिकस्त दे दी निज़ाम को। निज़ाम ने बादशाह से मराठों को मालवा की सूबेदारी का परवाना दिलवाने की हामी भर ली, है ना। निज़ाम ने कहा कि बादशाह साहब, बादशाह सलामत, आप इन्हें जो है तो मालवा में जो ये लोग मांग रहे हैं चौथाई और सूबेदारी के लिए, तो इनको ये इजाज़तनामा आप दे दो। इस तरह से फिर इनको जो है तो यहाँ पर सूबेदारी मिल जाती है। तो ये है भोपाल की लड़ाई। अब हम देखेंगे पुर्तगालियों की शिकस्त, यानी बाजीराव ने पुर्तगालियों को भी जो है तो शिकस्त दी। पुर्तगाली कौन थे? पुर्तगाली जो है पुर्तगाल से आए हुए थे और यहाँ पर आकर हुकूमत करना चाहते थे। कोकन का जो साहिली पट्टा आप लोगों को नज़र आ रहा है, उस तरफ वसई थाना के इलाके थे। उन इलाकों पर जो है तो पुर्तगालियों के कब्ज़े थे। पुर्तगाली अपनी रियाया पर जुल्म करते थे। बाजीराव ने पुर्तगालियों को शिकस्त देने के लिए अपने भाई चीमाजीअप्पा को वहाँ पर रवाना किया। उन्होंने थाना और आसपास के इलाके को फतेह किए और 1739 में उन्होंने वसई के किले का मुहासरा कर लिया, यानी वसई के किले को घेर लिया। ये नहायत मजबूत किला था और पुर्तगालियों के पास शानदार तोपें थी, लेकिन चीमाजी ने मुसलसल मुहासरे के ज़रिए पुर्तगालियों को पनाह हासिल करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से वसई का किला और पुर्तगालियों का बहुत सा इलाका मराठों के कब्ज़े में आ गया। यानी चीमाजीअप्पा ने, जो बाजीराव के भाई थे, वो वसई जाते हैं, वहाँ पर किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मजबूर हो जाते हैं पुर्तगाली लोग कि उनकी पनाह में आने के लिए, यानी उनकी मदद के लिए, कि हम आपके अंडर में रहेंगे, ऐसा जो है तो लोग तय करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे इलाके जो है मराठों के कब्ज़े में आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर बाजीराव की मौत के बारे में देखेंगे कि उनकी मौत कब और कैसे हुई। ईरान के जो बादशाह थे नादिर शाह, उन्होंने भारत पर हमला कर दिया था और इस वक्त बाजीराव शाहू महाराज के हुक्म से बर्री फ़ौज के साथ, यानी ज़मीनी फ़ौज के साथ शुमाल की जानिब जो है तो निकले और बरहानपुर तक जब ये पहुँचे, उस वक्त नादिर शाह और इनकी फ़ौज दिल्ली से बड़ी दौलत समेटकर अपने वतन वापस लौट चुकी थी और अप्रैल 1740 को नर्मदा नदी के किनारे रावेर खेड़ी के मुकाम पर बाजीराव की मौत हो गई। बाजीराव एक उम्दा सिपाही थे और अपनी बहादुरी की बिना पर उन्होंने शुमाली भारत में मराठा हुकूमतों को बढ़ाया। मराठा ताकत को कुल हिंद सतह पर, यानी पूरे हिंदुस्तान में
एक मजबूत ताकत की हैसियत से मुकाम दिलवाया। उन्हीं के दौर में शिंदे, होलकर, पवार और गायकवाड़ जैसे खानदानों ने उरूज हासिल किया। यानी बाजीराव एक बेहतर सिपह सालार थे, अच्छे सिपाही थे और बहुत सारी अच्छी उनकी हिकमत अमलियाँ थी। ये तमाम चीज़ें जो है तो उनके अंदर मौजूद थी। यही जो है तो यहाँ पर दिखाया गया है। ये सबक यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। इसके सवालात के जवाबात है, मश्क भी दी गई है, बहुत छोटी है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। इस सबक का जो यूट्यूब का लिंक है उसको ओपन करके आप लोग बार बार यूट्यूब में इसे देख सकते हैं, वीडियो सेव कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को बाद में आसानी हो इसके अंदर। और दुश्वारी अगर कुछ आती है तो अपने उस्ताद से रब्ता कायम कीजिए और अपनी मुश्किलात का हल करना है आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहां पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।